क्या टर्नओवर था सर फर्स्ट ईयर? मैं फर्स्ट ईयर का टर्नओवर 25-30 लाख रुपए से बेसी नहीं रहा होगा। 25-30 लाख फर्स्ट ईयर 1980। उस टाइम में एक महीने में अगर 2 लाख का माल बेच दिया तो सोचते थे बहुत कुछ बेच दिया। तो आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अप्रॉक्सीमेट एक बॉल पार्क फिगर 2024 में एलहाड मार्केटिंग का टर्नओवर इज 100 करोड़ रुपीस पर ईयर। 25 लाख से 100 करोड़ का सफर मतलब कैसे संभव हुआ सर? तो जिस टाइम में हम लोगों ने ज्वाइन किया था उनका 300 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहा होगा। आज के दिन 16-17 हज़ार करोड़ 18 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर्स है बंगाल एज अ मेट्रो, पॉपुलेशन वाइज वी आर देयर, बट काम के मतलब वर्क वाइज वी आर स्टिल लैगिंग। मुंबई दिल्ली तो डेफिनेटली वी आर लैगिंग। आपको क्या कभी ऐसा लगा कि हैड आई चोजन सम अदर सिटी आई वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल? नमस्कार, मेरा नाम है विनीत भाटिया। मैं होस्ट हूँ कैलकाटा इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब एपिसोड का, और आज जो शख्स मेरे सामने बैठे हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वायर्स एंड केबल्स में एक बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ कैलकाटा में बल्कि इनफैक्ट पूरे ईस्टर्न इंडिया में। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वायर्स एंड केबल्स। थैंक यू गोवर्धन दास बागड़ी जी। बागड़ी अंकल, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था अंकल? कब इस फील्ड में आए? किस उम्र में काम करना स्टार्ट किया? काम करना स्टार्ट किया था जब मैं बीकॉम की परीक्षा दे करके 19 साल का रहा होऊंगा। उस टाइम में मैं बिजनेस में आया। कैलकाटा ही बॉर्न एंड बॉट अप हैं आप? मैं कैलकाटा बॉर्न तो नहीं हूँ, राजस्थान बॉर्न हूँ, बट हाँ बाकी परवरिश सारी कलकत्ते की है। तो कॉलेज और कैलकाटा में ही बिजनेस स्टार्ट किया? नहीं, मैं कैलकाटा में बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मैं इम्फाल चला गया था। अच्छा। मणिपुर, वहाँ मैं गया था एक प्रकार से, मेरे अंकल थे उनके यहाँ ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, फैमिली का जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर मेरे ब्रदर ये लोग सब लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस के अंदर में सर्विसेज में इन्वॉल्व थे। मैं हमारी फैमिली से चाहता था, जो मेरे ग्रैंडफादर का था बिजनेस, तो किसी तरह से मैं बिजनेस में आऊँ। तो मैंने उसकी थोड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए मैं इम्फाल गया। वहाँ मेरे अंकल थे कि भाई उनसे थोड़ी ट्रेनिंग ले लूँ, और फिर 1-2 साल में कलकत्ता में वापस बिजनेस स्टार्ट। फिर 1-2 साल में आप वापस आए कलकत्ता? वो वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं 9 साल इम्फाल रह गया, और 1981 के अंदर में 1981 में मैं वापस कलकत्ता आया। ज़्यादा लंबी हो गई ट्रेनिंग या जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी समझ लीजिए। तो जब गए थे उधर तब ये सोचा था कि 9 साल वहीं इम्फाल में रहूं? नहीं, एकदम नहीं सोचा था, एकदम ही नहीं सोचा था। ये सोचा था कि 1.5-2 साल का होराइजन है, उसके बाद में कलकत्ता आना है, कलकत्ता में ही बिजनेस स्टार्ट करना है। कैसा रहा इम्फाल का एक्सपीरियंस? बड़ी छोटी सी जगह थी? बहुत ही छोटी जगह थी, और मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये बहुत ही वर्जिन प्लेस था। अच्छा। अनएक्सप्लोर्ड, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह थी। वहाँ की जर्नी या वहाँ का जो मेरा पीरियड था, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है मेरे वहाँ के, और व्यापार सीखने का जो मेरा एक नज़रिया था, वो उसमें मेरे को बहुत, आज मैं जो भी मेरे को सफलता है उसका सारा श्रेय उस स्टे को ही दूंगा कि वहाँ से मैंने जो कुछ भी सीखा और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट। कुछ बताइए ना ऑडियंस को, मतलब ऐसा क्या सीखा उस छोटी सी जगह में जो इतने बड़े शहर में इतना बड़ा इंसान होने पे आपको हेल्प किया? छोटी जगह होने की वजह से जो मेरे अंकल थे उनके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे थे। ही वॉज ए वेरी पॉपुलर पर्सन ओवर देयर। तो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि हम लोग किसी भी सीनियर की ऑफिस में, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कहीं पर भी हम लोग आराम से जा सकते। अरे वाह। हम लोग वहाँ जाते थे, उस तरह के लोगों से या उस तरह की सर्किल में मिलते थे लोगों से, तो वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस होता था। तो वो अभी भी फॉलो करते हैं अंकल की, मतलब बेधड़क मौका मिलता है तो जरूर करते जाते हैं अंदर कहीं भी? दूसरा बड़ा एक्सपीरियंस था कि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल हो या और कोई फील्ड हो, तो उनमें जितनी बड़ी कंपनियां थी उस समय की, उनके सबकी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन था, एजेंसी थी। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ आते थे हर महीने, कभी किसी कंपनी के कभी किसी कंपनी के, साल में 1-2 दफ़ा बहुत सीनियर लोग आते थे।
तो उन लोगों से मिल करके जो इंटरेक्शन होता था तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। ये आपको लगता है कि चूंकि छोटी जगह थी इसलिए हर कंपनी की डीलरशिप आसानी से मुहैया हो गई? उन दिनों में ये बात सही है कि छोटी जगह थी, दूर दराज की जगह थी, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, तो कंपनी वालों के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस माल तो सब जगह बेच, व्यापारी का काम है कि कोने से कोने में जा कर के माल बेचना, तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन में यू वर लाइक अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। उस जगह के हिसाब से जरूर। तो 9 साल वहाँ रहे तो जिंदगी का बहुत मतलब प्राइम आपने अपना जवानी का समय वहीं बिताया, तो शादी ब्याह सब उसी दौरान हुआ? सब उसी दौरान हुआ। मैं इसमें मेरी वाइफ को एक श्रेय देना चाहूँगा कि जब बच्चे हुए तो उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स जो 2-3 साल स्कूलिंग स्टार्ट कराना, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली, उसने की। और एक सवाल पर्सनल है, थोड़ा मतलब बुरा मत मानिएगा, कि एक ट्रेनी लड़का जो वहाँ काम कर रहा है, किसी के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी इम्फाल जैसे छोटे शहर में रह रहा है, तो लड़की तैयार कैसे हुई? ऐसा था कि उन दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि लड़का लड़की को या लड़की लड़के को देख करके और पसंद करने वाली बात होती थी। दो परिवारों का मिलन होता था या दो परिवार एक दूसरे को जानने की चेष्टा करते थे, बैकग्राउंड परिवार के क्या है, और उस हिसाब से मैच होते थे और उस हिसाब से मैच हुए। बहुत बढ़िया। और आप जैसे छोटी जगह गए अपने रिलेटिव के यहाँ, तो घर पे उन्हीं के रहते थे? हाँ, मैं उनके ही घर पे रहता था। मतलब उस समय हिचक नहीं हुई छोटी जगह? हिचक हुई क्योंकि मेरा पहली आउटिंग थी मेरी कॉलेज के बाद में। तब कॉलेज तक हम लोग कहीं बहुत ज़्यादा बाहर का जाना आना हुआ नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं गया और वो इस हिसाब से गया कि घर छोड़ करके जा रहा हूँ कहीं पर 1-2 साल के होराइजन में। अब जा करके वहाँ किसी के घर पे भी रहना है, भले ही वो रिलेटिव है, वो एक अलग बात है, परंतु अपने परिवेश से दूसरे परिवेश पे जा कर के रहना है। बट ये मैंने देखा है कि मारवाड़ीज जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे को। ये सही बात है एकदम। राजस्थान के अंदर में जब लोग व्यापार के लिए निकलते थे, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा व्यापार के साधन नहीं हुआ कर, ना नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, तो लोगों की उन दिनों में पहली डेस्टिनेशन कलकत्ता होती थी। अच्छा। कलकत्ते में जो उस जगह के मनीड मैन सेठ बोलते थे, तो वो यहाँ आते थे, काम कर चालू करते थे, गद्दियाँ होती थी। अच्छा। वी कॉल इट गद्दी। तो वहाँ रहना, बासा होता था ऊपर में या अगल बगल में, तो वहाँ खाना खाना। तो उनके गांव में जब कोई लड़का 10वीं पास कर लेता था तो ये होता था कि आगे की पढ़ाई के लिए क्या, तो बीकॉम करना है, बीए करना है, तो कलकत्ता दिखता था सबको। तो वहाँ के वो जो सेठ होते थे वो बोलते थे, खाने और पीने की तेरे को चिंता करने की दरकार नहीं है, तू जा कॉलेज में पढ़ाई करना, रहना तेरे को मेरी गद्दी में है, खाना मेरे बासे में है। आई थिंक और इज वन कम्युनिटी विच रियली हेल्प्स। और कॉलेज पर साथ में दोपहर के टाइम में, मॉर्निंग में कॉलेज होती थी, दोपहर के टाइम में किसी न किसी जगह जुड़ जाओ, काम सीखो। आप देख रहे हैं कि मारवाड़ी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने लोगों का हमेशा ख्याल रखती है कि अगर हमें आज भगवान ने पैसे से और काम से मतलब सम्मानित किया है और हमें काम मिला है, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम पूरे अपने कम्युनिटी के साथ उसको शेयर करेंगे। ट्रू। और एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, ये मेरे किसी बंगाली फ्रेंड ने मुझे इस बारे में बताया, बड़ी मज़ेदार बात है। उसने कहा कि तू जानिश कि मारवाड़ी रहा है तो सक्सेसफुल कैनो हो जाए, ऐसा नो एनलाइटन मी। ही टोल्ड मी कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको हर इंसान को वहाँ से बाहर जाना ही पड़ता है। एंड सेकेंडली वहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, तो शायद आप लोग थोड़े में सर्वाइव करना आई थिंक इस कम्युनिटी से बेटर कोई नहीं जानता। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, राजस्थान से इम्फाल तक जो लोग जाते थे काम करने के लिए, 3 महीने लगते थे उनको उस ज़माने में पहुँचने के लिए, एक अपनी जगह से जिस जगह जा रहे हो उस जगह। 3 महीने खाली रास्ते की टाइम थी तो वो उस जगह पहुँचते थे। वो भी किसी न किसी कनेक्ट से जाते थे कि वहाँ कोई ना कोई उनका रिलेटिव या कोई ना कोई जान पहचान वाला है। सबसे बड़ी और खूबसूरत बात ये थी कि वो लोग जिस जगह जाते थे और वहाँ जो उपार्जन करते थे, उस जगह में चाहे वो कितनी भी छोटी जगह हो, कितनी भी बड़ी जगह हो, वो चाहते थे कि वहाँ कोई स्कूल खुल जाए, वहाँ कोई मंदिर बन जाए, वहाँ कोई धर्मशाला बन जाए, ताकि वहाँ के लोगों का उत्थान हो सके,
बाहर से आए हुए लोग धर्मशालाओं में रह सकें। मतलब ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि वहाँ के लोकल लोगों को भी हेल्प करने में। यही एक वजह है कि वो जहाँ भी जाते हैं उस जगह से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। कलकत्ता आना ही था, सोच लिया था? ये तो तयशुदा ही था कि कलकत्ता तो वापस आ जाएंगे। तो याद आती थी अपने लोगों की? 100% आती थी। और वैसे आना जाना रेगुलर लगा रहता था, हर महीने ही करीब करीब आना हो जाता, साल में 12 दफ़ा 15 दफ़ा आना आते ही थे। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं लगता था कि बहुत जुदा है। हाँ, वैसा कुछ फीलिंग नहीं था। पर इसके फैमिली को मिस करते होंगे। डेफिनेटली फैमिली को डे टू डे लाइफ में आदमी मिस जरूर करता है, बट वही मैंने जैसा बताया कि रेगुलर आना जाना होने की वजह से उतनी फीलिंग। तो मतलब एक दिन फिर बोरिया बिस्तरा उठाया वहाँ इम्फाल से और सोचा कि चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा? इतना ड्रामेटिक हुआ कि मतलब इतना नहीं, ऐसा था कि वो धीरे धीरे फिर आदमी प्लान करने लग जाता है कि भाई अब मेरे को एनफ इज़ एनफ, मैं अब और तो ज़्यादा इस तरह के लाइफ लीड नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि राजस्थान से जो लोग आते थे सर्विस करने के लिए भी, उनके परिवार राजस्थान में ही रहते थे, वो खाली सर्विस करते थे। तो वो 8-8 महीना 9-9 महीना 12-12 महीने रह करके फिर एक छुट्टी लेकर के अपने गांव जाते थे। तो उस तरह की लाइफ मेरे को लीड नहीं करती। मैं कलकत्ता का रहने वाला रहा हूँ, समझ रहा। तो ये एक था। बट इसके साथ में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जब 1980-81 में मैंने चालू किया कलकत्ता में, उसके बाद से भी मेरे मन में ये था कि काम को बढ़ाना है धीरे धीरे, अपने जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के हिसाब से। भगवान ने भी साथ दिया, पेरेंट्स का सपोर्ट था, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो 81 में आपने कलकत्ता में आके अपना फर्म स्टार्ट करी, बिजनेस स्टार्ट किया, एलहार्ड मार्केटिंग। एलहार्ड मार्केटिंग जो नाम रखा है इन्होंने, इसके पीछे भी एक कहानी है। एल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्ड इज हार्डवेयर। तो इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर दोनों का बिजनेस ये करते थे, इसलिए उन्होंने इतना इनोवेटिव सा एलहार्ड मार्केटिंग नाम रखा। एंड एलहार्ड हैज another meaning, मतलब combine these two words have a meaning. German में Elhard means noble and hardworking. Very innovative name, sir. So next question is, how hard was it to start your own business in 81 compared to now? क्या अलग था? Easy था business उस समय का? देखिए, उस समय में आज के दिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, कुछ पूंजी चाहिए, तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। साधन बहुत हैं, परंतु बेसिक में कुछ तो आप अपना होना चाहिए रिसोर्सेज। उस समय में वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कर सकते हैं। आज के दिन आप उस तरह के लिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। उस समय व्यापार का वॉल्यूम इतना, छोटे प्लेयर्स उस समय सर्वाइव कर सकते थे। आजकल जो है सिर्फ बड़ी मछलियां जो हैं वही साइजेबल रिसोर्सेज आपको अपने पास में चाहिए टू स्टार्ट, नहीं तो डिफिकल्ट हो। पीपल हु आर बिगर देन यू, एवरीथिंग वॉल्यूम समझ लीजिए, प्राइसेस समझ लीजिए, रॉ मटेरियल्स के, प्रोडक्ट के, जगह के, रहन सहन के, सब चीज़ों के। तो वही बिजनेस स्टार्ट किया सर? नहीं, मैं वहाँ से आने के बाद में पता नहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर से स्टार्ट नहीं करके अच्छा कोई दूसरे ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ जो कि मैंने वहाँ एक्सपीरियंस नहीं किया हो। सो ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ रियली में सीख पाया। नाम की तरह आपने काम भी इनोवेटिव से ही को चूज़ किया होगा, आई एम श्योर। मैं उस टाइम में नॉन फेरस मेटल्स के अंदर में चला गया था स्टार्टिंग में। वो मेनली कॉपर का काम करता था। अच्छा। कॉपर के रॉ मटेरियल जो इंगॉट्स के फॉर्म में आते थे, इंपोर्ट भी होते थे, हिंदुस्तान कॉपर वगैरह भी बनाते थे, वहाँ बड़े लाइसेंस से मिलते थे। अच्छा। तो वो सब प्रोडक्ट जब बाजार में बिकते थे तो वहाँ से परचेज करके उनको प्रोसेसिंग करवा करके 2-3 कारखानों में, और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को मैं गियर इंडस्ट्री के अंदर में दिया। मतलब ये 2-3 छोटी फैक्ट्रीज के यहाँ आप जॉब वर्क अपना करा के, और फिर मतलब ये हमारे एजरा स्ट्रीट और इधर मार्केट के नहीं, यहाँ बंगाल के कलकत्ते के पास में कई स्विचगियर इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी। अच्छा। जैसे मिकोलॉरी थी, एंडीयूल था, इसी। तो ये इस तरह की ख्याल कहाँ से आया? इसके पीछे कुछ रिसर्च वगैरह की थी आप? नहीं, ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और इन इंडस्ट्री के अंदर में ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे रहती है, तो कंसिस्टेंसी रहेगी कम से कम सप्लाई करने में। क्या टर्नओवर था सर फर्स्ट ईयर? मैं फर्स्ट ईयर का टर्नओवर 25-30 लाख रुपए से वैसे नहीं रहा होगा। 25-30 लाख फर्स्ट ईयर 1980। उस टाइम में एक महीने में अगर 2 लाख का माल बेच दिया तो सोचते थे बहुत कुछ बेच दिया। तो आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
अप्रॉक्सीमेट एक बॉल पार्क फिगर 2024 में एलहाड मार्केटिंग का टर्नओवर इज 100 करोड़ रुपीस पर ईयर। 25 लाख से 100 करोड़ का सफर मतलब कैसे संभव हुआ सर? क्या मूल मंत्र थे? व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू लाइक टोटली इम्बाइब्ड? मूल मंत्र तो एक ही रहा है कि व्यवहार के अंदर में, चाहे वो ट्रेडिंग के अंदर में हो, कल्चर जो है, चाहे वो सोशल ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आप उनको फोकस्ड और सही रखो। उसके अंदर में कहीं पे कोई गोलमाल करने की चेष्टा नहीं करो और विद इन द मीन्स काम करने की चेष्टा करो, तो रास्ते बनते जाते हैं। विद इन द मीन्स काम करते करते इतना टर्नओवर कैसे बढ़ गया? मतलब ये देखिए, लाइफ के अंदर में कई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई थी। उन दिनों में एक इमर्जिंग ग्रुप था, इस्पात ग्रुप। अच्छा, उससे हम एसोसिएटेड हुए। दिस वाज द एलन मित्तल ग्रुप, वाज इट? एलन मित्तल के ब्रदर्स फादर, किंग ऑफ आयरन एंड स्टील। या तो उनके कई यूनिट्स आ रहे थे महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में। उन यूनिट्स के अंदर में फिर हमने इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर सप्लाई करना चालू। इनसे परिचय कैसे हुआ? ये मेरे ब्रदर के क्लास में, कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अच्छा, तो उस हिसाब से दोस्ती थी। वो भी नए थे, हालांकि बिजनेस वाइज वो पुराने थे, बट तो वायर्स एंड केबल्स क्या इनके थ्रू ही स्टार्ट हुआ या पहले कर चुके थे ये? पहले हम लोग करते थे वहाँ, जब मैं इम्फाल में था तो केबल्स वायर वगैरह करता ही था। परंतु हाँ, यहाँ पर नए से जो स्टार्ट हुआ, बड़े इसके वो इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर में सप्लाईज के हिसाब से। तो मतलब ये ईस्टर्न जोन बेस्ड ही थे कि और बाहर वगैरह भी इनकी फैक्ट्रीज थी? इनकी फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र में थी, उड़ीसा में थी, बंगाल में भी थी। तो आप कलकत्ता से महाराष्ट्र सामान बेचते थे? हाँ। वो कैसे संभव हो पाता था सर? संभव ऐसा था कि ये प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री से निकल करके सीधा डेस्टिनेशन पर ही अच्छा जाता था, साइड पर। मतलब वो कलकत्ता नहीं नहीं आकर के फैक्ट्री से डायरेक्ट चले जाते थे। ये किन कंपनियों की बात कर रहे हैं सर? उन दिनों में यूनिवर्सल केबल्स, कलकत्ता के अंदर में एक क्रिस्टी केबल्स भी हुआ करती थी, ग्लॉस्टर केबल भी हुआ करती थी। तो इन सारी कंपनी, फिनोलेक्स भी था शायद उस समय? फिनोलेक्स भी था। फिनोलेक्स महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी थी, पुणे बेस्ड कंपनी थी। उसकी भी हमने एजेंसी ली थी। वो माल बेचना नहीं चाहते थे ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाती थी एक्स्ट्रा। तो When did the big guns came to play sir? पॉलीकैब से परिचय कब हुआ? पॉलीकैब से मेरा परिचय 98, 99, 2000 वाले पीरियड के अंदर में हुआ था और हमने उनका बिजनेस 2000 में स्टार्ट किया था। इतनी बड़ी थी उस समय कंपनी? आज तो नहीं, बहुत ही मॉडेस्ट कंपनी थी उस टाइम। जिस टाइम में हम लोगों ने ज्वाइन किया था, उनका 300 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहा होगा। आज के दिन 16-17 हज़ार करोड़, 18 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर्स है। उनके और सेकंड के बीच पे बहुत बड़ा गैप है। आपने जब स्टार्ट किया था पॉलीकैब का काम, क्योंकि जनरली मतलब किसी भी कंपनी से ऐसे जुड़ने में कुछ तो थॉट प्रोसेस रहता होगा, तो क्या अच्छा लगा था सर आपको? आपको लगा था ये कंपनी इतनी तरक्की करेगी? दे वर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांटेड टू डू? सबसे बड़ी बात ये थी कि उस कंपनी के जो आज के CMD हैं, वही उन दिनों में वो इतने डेडिकेटेड वे में काम करते थे कि उनका काम करने का तरीका देख करके लगता था कि यार ये आदमी इतना पैशनेटली काम कैसे कर लेता है। उनको अपने सब्जेक्ट के विषय में इतनी वास्ट नॉलेज थी, देख करके जैसे अपने किसी फिल्मी सितारे के फैन हो जाते हैं, तो हम लोग तो उनके फैन। अरे वाह, वंडरफुल। मतलब शुरू से आपको समझ में आ गया था, यू ट्रस्टेड द मैन मोर देन द ब्रांड आई गेस। ब्रांड तो ठीक है, डेवलप हो गया, उनका काम करने का तरीका, उनका हर कुछ, उनकी दौड़ के साथ में दौड़ पाना ही मुश्किल काम था। मैंने ये कहीं सुना है किसी से कि आप बहुत लोगों से सीखते हैं, यू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पीपल। ये भी एक मूल मंत्र है कुछ अपने? मूल मंत्र है, और ये मैं तो समझता हूँ कि आप कहीं भी किसी के भी कांटेक्ट में आते हो, जो हर आदमी से जब आप मिलते हो, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी तबके का हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर ऑब्जर्व करके सीखा और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जो आपको करना चाहिए, जो नोवेल्टीज़ है हर एक के अंदर में होती है, तो आपके लिए रास्ते आसान बन जाते हैं। मतलब ये भी सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए? 100%।
100% आपको क्या पिक करना है वो सीखना है। आप पिक करोगे और उसी को सीखोगे जो आपके लिए लागू पड़ता है। वंडरफुल। अच्छा, ये बताइए कि आप बिजनेस के अलावा और क्या करते हैं सर? बिजनेस के अलावा देखिए सबसे फोकस्ड जो एरिया था बिजनेस और परिवार, कि परिवार की ग्रोथ कैसे होती रहे कंसिस्टेंटली। हमें किसी बहुत बचपन से मेरे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फादर बहुत अच्छे प्लेस्ड थे, इसलिए किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं था कि कमी महसूस हुई हो कभी भी किसी चीज़ की। नहीं, मैं बात कर रहा था कि आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ, सीटा में आप अलावा यू आर अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन सीटा। अदर देन दैट CWBTA में भी आप यू आर वन ऑफ द पायनियर्स ओवर देयर। थोड़ा उसके बारे में बताइए। उसके यही था कि जिस फील्ड में अपने काम कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग अपना फील्ड था, तो ट्रेडिंग फील्ड के अंदर में अगर कुछ कर रहे हैं तो लोगों से जान पहचान होनी, चाहे वो हमसे रिलेटेड है, बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सीखने वाली जो ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात है। तो जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड को कुछ क्या दे सकते हो, वंडरफुल। तो उसमें कनेक्टेड रहोगे तो कुछ ना कुछ आप करोगे उस फील्ड के लिए। तो सेटा से मेरी जर्नी बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी रही है। कुछ दोस्तों ने उसमें लेके गए और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, एक थोड़ा अटपटा सवाल कि बंगाल एज अ मेट्रो, पॉपुलेशन वाइज वी आर देयर, बट काम के मतलब वर्थ वाइज वी आर स्टिल लैगिंग। मुंबई दिल्ली तो डेफिनेटली वी आर लैगिंग। आपको क्या कभी ऐसा लगा कि हैड आई चोजन सम अदर सिटी आई वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिग्रेट वे में कि मैं कलकत्ता क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहीं पर ऑलमोस्ट जन्मे बड़े पले यहीं पर हैं। परंतु ये मन में ज़रूर था कि और बेटर जगहों में अपने कैसे जा सकते हैं जहाँ काम का स्कोप बहुत ज़्यादा है। कहीं सोचा है? 98 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। अच्छा, खाली काम करने के वजह के लिए। और दादरा के अंदर में मैंने एक तो सिलवासा के पास में दादरा एक जगह है, तो वहाँ पर मैंने एक यूनिट डाली थी इंजीनियरिंग टूल्स वगैरह की। और 2003-04 तक मैं 8-9 साल बॉम्बे रहा। अच्छा, ये तो वो डेवलपमेंट के हिसाब से कि भाई बिजनेस को अपने कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। फिर जब हम कॉलीगैप का काम चालू कर लिया था, कलकत्ता में इस्टेब्लिश हो रहे थे या हो गए थे, उसके बाद में 2004 के आसपास 5 के आसपास मैं भुवनेश्वर गया। मेरे पास में उन दिनों में एक चॉइस थी, अहमदाबाद, भुवनेश्वर या हैदराबाद, मतलब ये कि कहाँ एक्सप्लोर करें, क्योंकि मेरे दिल में ये रहता था कि काम को कैसे बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। तो मैंने फिर लास्ट में भुवनेश्वर ही चूज़ किया। एक तो कलकत्ता के नज़दीक था, तो फिर हमने भुवनेश्वर चालू किया और आज के दिन भुवनेश्वर में हम वेल इस्टेब्लिश्ड फुल्ली इंटीग्रेटेड यूनिट के हिसाब से हर तरह के लेवल में वहाँ पर प्रेजेंट है। वंडरफुल। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर भी। सर, फ्यूचर क्या दिख रहा है वायर्स एंड केबल्स का? वायर्स एंड केबल का फ्यूचर बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, परंतु इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है और ऑल अराउंड ग्रो कर रहा है, तो फ्यूचर मेरे को बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा फ्यूचर में। कल यहाँ इंडिया के अंदर में डिमांड इतनी ज़्यादा है पॉपुलेशन की वजह से कि मेरे को लगता नहीं है कि इसको कोई रोक पाएगा। और सारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो ये देखती है, सबको मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए, तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। एक और छोटा सा वायर्स एंड केबल से एक सवाल, कुछ नेगेटिव ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत पतली मार्जिन में काम करते हैं वायर्स एंड केबल्स वाले। एक एग्जांपल मैं दूंगा कि थोड़े दिन पहले मेरे पास कोई कस्टमर आए तो बोले मुझे ये भाई 4-5 लाख रुपए का वायर केबल चाहिए। तो मैंने उनको तिरट्टी बाज़ार में भेज दिया किसी के यहाँ कि भाई तुम वहाँ से सामान ले लो। तो जिन शख्स के यहाँ भेजा था उसने मुझे 3 बार फ़ोन कर दिया कि जो आदमी तुम्हारा कस्टमर आया था उसने 4 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, पर वो कुली भाड़ा नहीं दे कर गया, तो तुम उसको बोलो यार मेरा 3,000 रुपया कुली भाड़ा दे दे। तो मैंने बोला यार 4 लाख का सामान लिया है उसने, तुम 3,000 रुपये के लिए क्यों रो रहे हो? बोला हम 0.25-0.5% मार्जिन में काम करते हैं, फिनोलेक्स का ही डीलर था, तो हम कैसे यार 3-4 हज़ार रुपये छोड़ दें। इतनी पतली मार्जिन में आपको लग रहा है कि कंपनीज जो हैं आपस में भिड़ा रही हैं, सारे डीलर्स को मार्जिन सारा वो खा जा रही हैं, आप लोग के मतलब हद नहीं आ रहा? ऐसा बड़े टॉपिक है
जो कि खाली केबल एंड वायर में नहीं, आज के दिन व्यापार की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि मार्जिन बहुत थिन रह गया है, क्योंकि ये कन्वेंशनल आइटम है, ये कोई टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड आइटम नहीं है या नई टेक्नोलॉजी के आइटम नहीं है। ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो रही है, वो हो रही है, टेक्नोलॉजी जो एडॉप्शन हो रही है वो सबके लिए हो रही है। मैं कुछ अलग ही केबल लेकर के आऊँगा ऐसा कुछ नहीं है, मैं लाऊंगा तो दूसरे भी ले आए, तो अनहेल्दी कंपटीशन हर फील्ड में है, तो ये एक है, तो वी आर लिविंग विद दिस। तो उसको काउंटर करने के लिए आप ये कर सकते हैं, आभार, तो उसको काउंटर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि यू कैन क्राई ओवर इट, या फिर अपना जो टर्नओवर है उसको 100 करोड़ ले जाइए, तो उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप इट विल बी टेकन केयर। करेक्ट सर, आप हर जगह पहुंचिए और अपना टर्नओवर कितना बढ़ा सकते हैं, जहां कस्टमर है वहां आप होने चाहिए, पहुंचना है। सर, हाउ टेक सेवी आर यू पीपल? टेक सेवी मैं शुरू से ही मेरा चीज़ों के अंदर में रुचि रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उनको जानने में, उनको सीखने में। तो राइट फ्रॉम द डे वन हमने जो भी नई टेक्नोलॉजी आई या नया कोई प्रोडक्ट आया जो कि अपने ऑफिस में अडॉप्ट कर सकते हैं या बड़ी कंपनियां अडॉप्ट करती थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हमको उसकी उतनी दरकार है या नहीं है, मैं उनको अडॉप्ट करता रहा, चाहे वो फैक्स मशीनें थी, कंप्यूटर्स थे या और इस तरह के, मतलब कभी भी कुछ आया तो इमीडिएटली अडॉप्ट ऑफिस एट द वेरी इंसेप्शन। एआई के बारे में, हाउ डू यू थिंक दैट एआई विल हेल्प? मेरे को लगता है कि एआई की हेल्प से बहुत आगे जाया जा सकता है, और आने वाले समय के अंदर में एआई इज गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी मेजर रोल इन एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। खाली व्यापार में ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में, डे टू डे ज़िंदगी के अंदर में भी एआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप सीखिए कि इतने साल हो गए इनको बिजनेस में, 25 लाख से आज ये 100 करोड़ पे भी चले गए हैं, बट आई थिंक यू नेवर स्टॉप लर्निंग सर। नई नई चीज़ें हमेशा आपको इंट्रीग करती हैं, इनोवेशन हमेशा आपको बहुत मतलब उत्सुकता रहती है आपकी। टेक्नोलॉजी के अलावा लोगों से मिलने का एक शौक़ है, और किसी से भी मिलते हैं तो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे कुछ सीखने की चेष्टा करते हैं। Wonderful, great. So this is the learning we got from the great man himself, कि हर एक जन से कुछ ना कुछ अच्छा आप ले सकते हैं, और ख़राब भी है अगर उसमें, तो उसको किस तरह से आप त्याग के साइड से निकल सकते हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम हिम सर। सर, बिजनेस का एक मूल मंत्र नए लोगों के लिए कि ये करोगे, इस पे अडिग रहोगे तो सक्सेस जक मार के तुम्हारा दामन पकड़ ही लेगी। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अच्छी तरह से सोच लो, विद फुल कन्विक्शन आप उस काम को करो, पैशनेट वे में करो, अपनी सोशल, स्टैट्यूटरी सोशल और ट्रेडिंग या कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अपने जिस जगह में काम कर रहे हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रेड और इंडस्ट्री के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे सजग रहिए, और कोई भी चीज़ को बाईपास करने की चेष्टा मत कीजिए। अगर आज स्टैट्यूटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको फॉलो करना है तो करना है, रास्ते अपने आप खुलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर में बहुत हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखा है आज हमने इनसे, अपने सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ इन्होंने आज हमें बताया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो